बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बेटे हम रेडियन से शुरू करेंगे। तो आपने पढ़ा था रेडियन और स्टीरेडियन दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। रेडियन प्लेन एंगल का यूनिट है। प्लेन एंगल वो होता है जो 2 डायमेंशनल एंगल है, और स्टीरेडियन सॉलिड एंगल का यूनिट है। सॉलिड एंगल वो है जो 3 डायमेंशनल एंगल है। 2 डायमेंशनल एंगल वो होता है जो 2 लाइंस के बिटवीन बन रहा हो। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लाइंस ड्रा की हैं, तो इनके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल, और इसका यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में, वैसे तो बहुत सारे यूनिट है, डिग्री, रेवोल्यूशन, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट रेडियन है। इसी तरह ये हमारे पास एक सॉलिड एंगल है, कोन के सेंटर पे बन रहा है। यहाँ पर आप देखो 2 लाइंस नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी इन्फिनिट लाइन से मिलके ये एक कोन बन रही है, और इसके सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ये एक 3 डायमेंशनल एंगल है, और इस एंगल का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में स्टीरेडियन है। अब हम रेडियन को स्टडी करते हैं। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये उस सर्कल का सेंटर है, ये दोनों उसके रेडियस हैं, इनको हम बोलेंगे रेडियाई। ये दोनों रेडियाई सरकमफ्रेंस के ऊपर आर्क कट कर रहे हैं। ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा आर्क। अगर इस आर्क की लेंथ इस रेडियस के इक्वल होगी तो ये जो एंगल बन रहा होगा वो हम 1 रेडियन बोलेंगे। फ़र्ज़ करो आर्क लेंथ है 10 सेंटीमीटर की और रेडियस भी 10 सेंटीमीटर है, तो दोनों बराबर हो गए, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल 1 रेडियन कहलाएगा। यहाँ पर आप देखो आर्क लेंथ रेडियस के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 1 रेडियन नहीं होगा। इस एंगल को फाइंड करने का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। ये फार्मूला सिर्फ तब लगाएंगे जब एंगल रेडियन में होगा। इसमें ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस है और ये एंगल है। आपको कोई 2 चीज़ें मालूम हो जाएं, एंगल और रेडियस, आर्क लेंथ फाइंड हो जाएगी, आर्क लेंथ और रेडियस, एंगल फाइंड हो जाएगा, एंड सो ऑन। आपको पता है पूरे सर्कल की आर्क लेंथ यानी सरकमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो पूरा सर्कल कितना एंगल बनाएगा 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से ए से शुरू करके वापस ए पर अगर आएँ तो एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन। इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा सर्कल छोटा है या बड़ा सर्कल है, पूरा सर्कल जब भी हम बात करेंगे तो उसका एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन। तो आधा सर्कल यानी सेमी सर्कल एंगल बनाएगा पाई रेडियन। तो ए से अगर हम सी पे आते हैं तो एंगल बना पाई रेडियन, सी से ए पे आ जाएं तब भी एंगल बनेगा पाई रेडियन। लेकिन अगर हम ए से बी पे जाते हैं तो ये एक क्वार्टर सर्कल है, तो इसका एंगल बनेगा पाई का भी आधा यानी पाई बाई 2 रेडियन। यहाँ से इधर आए हैं ये भी पाई बाई 2 रेडियन, इधर से इधर गए हैं ये भी पाई बाई 2 रेडियन, इधर से इधर गए हैं ये भी पाई बाई 2 रेडियन। पूरा सर्कल 2 पाई रेडियन, आधा सर्कल पाई रेडियन, क्वार्टर सर्कल पाई बाई 2 रेडियन, एंड सो ऑन। आपको पता है पूरे सर्कल को हम 1 रेवोल्यूशन कहते हैं, और 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं। तो 1 रेवोल्यूशन में अभी हमने पढ़ा 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो पाई रेडियन 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये MCQs आप याद रखिएगा। इसके बाद रेडियन को अगर हमने डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। जैसे पाई ओवर 3 रेडियन लिखा हुआ है, तो आपको पता है पाई रेडियन क्या होता है 180 डिग्री, तो आप इसको 3 पे डिवाइड कर दो तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब भी आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो आप पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री लिख देंगे। अगर आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो फिर आप क्या करेंगे, जैसे ये फ़र्ज़ करो 30 डिग्री है, इसको हम रेडियन में लेके जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे डिग्री हटा देंगे, उसकी जगह पाई ओवर 180 रेडियन लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो वो आंसर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 3 बेसिक एंगल है, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इन तीनों एंगल्स को डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करने का मैंने तरीका बताया था कि पाई ओवर 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, पाई ओवर 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंड पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आप याद रखेंगे। क्लॉक वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, अक्सर ये क्लॉक वाले क्वेश्चंस बना देते हैं एंगल के साथ। तो क्लॉक में आपको पता है 3 तरह की हैंड्स हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड। यहाँ पर टोटल 12 डिजिट्स हैं, तो 12 डिजिट्स का एंगल बनेगा 360 डिग्री,
तो फिर हर दो डिजिट के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 360 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 30 डिग्री। तो 12 और 1 के दरमियान एंगल 30 डिग्री, 1 और 2 के दरमियान एंगल 30 डिग्री, 2 और 3 के दरमियान अगर दोनों नीडल्स हों, एक 2 पे हो एक 3 पे हो, तो एंगल 30 डिग्री एंड सो ऑन। अब अगर आपको वो कोई भी टाइम दे देता है, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करो ये जो आर हैंड है ये इसकी बजाय ये यहाँ 4 पे आ गई है, तो वो कहता है इट इज़ 4 o'clock। तो बताओ व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। तो आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 30, 60, 90 और ये बन गया 120। तो अगर आपने रेडियन में बताना है तो आप उस 120 को रेडियन में कैसे बदलेंगे, पाई ओवर 180, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपको कोई भी वो टाइम बता देता है और वो कहता है इनके दरमियान एंगल्स क्या है, तो आप फाइंड कर सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि मिनट हैंड ने हाफ आवर में कितना एंगल कवर किया है। तो आप सोचो मिनट हैंड हाफ आवर के अंदर यहाँ से लेके मिनट हैंड हाफ आवर के अंदर यहाँ से लेके यहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि इसको पूरा चक्कर करने के लिए 1 आवर लगता है। तो ये यहाँ से इधर पहुँचेगी तो इसका ये सेमी सर्कल बन गया, तो इसका एंगल बनेगा 180 डिग्री यानी पाई रेडियन। और हैंड आपको पता है कि 1 आवर के अंदर 12 से 1 तक पहुँचेगी, तो ये एंगल कवर करेगी 30 डिग्री। ये सेकंड हैंड जो है ये 1 मिनट के अंदर कंप्लीट चक्कर करेगी, तो ये 1 मिनट के अंदर 2 पाई रेडियन बनाएगी, हाफ मिनट के अंदर ये पाई रेडियन एंगल बनाएगी एंड सो ऑन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस में होने चाहिए। इसके बाद अब हम स्टीरेडियन को शुरू करते हैं। ये सॉलिड एंगल का यूनिट है, सॉलिड एंगल क्वांटिटी है, ये उसका यूनिट है। 3 डायमेंशनल एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक सफ़ेयर है और हमने सफ़ेयर के सेंटर पे ये एक कोन बना दिए और ये एक सॉलिड एंगल बन गया। अगर ये वाला सरफेस एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल हो तो फिर जो यहाँ एंगल बनेगा वो 1 स्टीरेडियन कहलाएगा। अगर इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर तो जब उसका एरिया बनेगा 25 सेंटीमीटर तब हम उसको बोलेंगे कि ये 1 स्टीरेडियन है। इसको फाइंड करने का फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू ए ओवर आर स्क्वायर। आपने एरिया को आर स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आपको कोई दो चीज़ें फाइंड पता हैं, आपको एंगल और रेडियस पता है, यू कैन फाइंड द एरिया, एरिया और रेडियस पता है, यू कैन फाइंड द एंगल एंड सो ऑन। आपको पता है जो पूरा सफ़ेयर होता है उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको अगर हम आर स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कंप्लीट सफ़ेयर मेक्स एंगल 4 पाई स्टीरेडियन। अगर वो बात करते हैं हेमी सफ़ेयर की तो हेमी सफ़ेयर मेक्स एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। अगर वो बात करते हैं क्वार्टर सफ़ेयर की तो क्वार्टर सफ़ेयर मेक्स एन एंगल ऑफ पाई स्टीरेडियन। चौथा हिस्सा तो 4 पे डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आपने देखा पूरा सफ़ेयर कितना एंगल बना रहा है 4 पाई स्टीरेडियन, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा सफ़ेयर छोटा है या बड़ा है। जैसे मून भी तकरीबन सफ़ेरिकल है और अर्थ भी तकरीबन सफ़ेरिकल है, लेकिन अर्थ का साइज़ मून के साइज़ से ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा एंगल बना रहा है, तो दोनों इक्वल बना रहे हैं। पूरा सफ़ेयर बेशक छोटा हो या बड़ा हो उनका एंगल सेम होगा 4 पाई स्टीरेडियन। अब हम बात करते हैं एरर। एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जो जी की एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ़र्ज़ करो हमने जो जी की वैल्यू ऑब्जर्व की है दैट इज़ 9.9 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये हमारी फ़र्ज़ करो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है। तो अब आप देखो इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज़ एरर। हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को पहले रखते हैं और इसको बाद में रखते हैं, तो 9.9 माइनस 9.8 तो आंसर आ गया 0.1, तो इसमें 0.1 का एरर है। अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्चुअल से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर ये 9.9 है, ये 9.8 है, ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा होगी तो एरर पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर ऑब्जर्व्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाए, ये वाली वैल्यू कम है, ये ज़्यादा है, नेगेटिव वाली वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव वाली वैल्यू कम है, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। अगर हमारी एरर नेगेटिव होगी तो जब हम करेक्शन करेंगे एंड पे आंसर के अंदर तो वो उतनी वैल्यू हम ऐड करेंगे, और अगर हमारी एरर पॉजिटिव होगी तो जब हम करेक्शन करेंगे तो उतनी वैल्यू हम उसमें से माइनस कर देंगे।
एरर के कॉजेज़ क्या होते हैं? एरर के 3 मेन कॉजेज़ हैं। नेग्लिजियंस या इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, जो बंदा काम कर रहा है वो लापरवाही से काम कर रहा है, ठीक है, या उसको काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बस एक बच्चा वो पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर कर रहा है, साथ में वो फेसबुक भी चला रहा है या व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, तो अब वो लापरवाही से काम कर रहा है, तो अब पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो मेजरमेंट है उसमें एरर आएगी। दूसरी जो वजह है वो है फॉल्टी अपरेटस, वो जिस अपरेटस से काम कर रहा है उस अपरेटस में एरर है। तो मिसाल के तौर पे वो स्टॉप वॉच से काम कर रहा है, टाइम नोट कर रहा है, तो स्टॉप वॉच में कोई एरर हो सकता है, उसके ऊपर नंबरिंग गलत हो सकती है, उसके ऊपर जो लाइंस की डिवीज़न है वो गलत हो सकती है, उसमें कोई ज़ीरो एरर हो सकती है अगर कोई वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह की जो एरर्स होंगी ये फॉल्टी अपरेटस की वजह से आ रही हैं। तो इस वजह से अगर अपरेटस ख़राब है तब भी उसकी एक्सपेरिमेंट में एरर आ जाएगी। और जो तीसरी मेन वजह है वो उसका इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक है। वो जो चीज़ मेजर कर रहा है, जिस मेथड या टेक्निक के ज़रिए मेजर कर रहा है, उस मेथड या टेक्निक के अंदर, ठीक है, ख़राबी है, वो या प्रॉपर मेथड नहीं है उस चीज़ को मेजर करने का, तो उस वजह से भी उसमें एरर आ सकती है। एरर की 2 मेन टाइप्स हैं, रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर कब आती है? अगर हम एक मेजरमेंट बार बार रिपीट करते हैं और हर दफ़ा उसका आंसर डिफरेंट आ जाता है। मिसाल के तौर पे आपने जी की वैल्यू मेजर की, पहली दफ़ा 9.8 आ गई, अगली दफ़ा 9.7 आ गई, अगली दफ़ा 9.93 आ गई, एंड सो ऑन। हर दफ़ा डिफरेंट ही आंसर आई जा रहा है, तो इस तरह की एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर। रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट वैल्यूज़ अंडर सेम कंडीशन और डोंट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट्स इक्वली। ये वाली जो एरर होगी हर दफ़ा इक्वल नहीं आएगी। कभी एरर आप देखोगे 0.1 होगा, कभी एरर 0.3 होगा, कभी एरर -0.3 होगा, कभी -0.1 होगा, और हर दफ़ा डिफरेंट तरह का एरर आ रहा है, इसीलिए इसका नाम रैंडम एरर रखा गया है। इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? इसको रिड्यूस करने का तरीका होता है कि हम एंड पे जितनी भी मेजरमेंट्स की हैं उनका एवरेज ले लेते हैं। आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे, ठीक है, लैब के अंदर, तो आप हर एक्सपेरिमेंट को 3-3, 4-4 दफ़ा करते हैं और लास्ट पे जो फाइनल रिजल्ट लेना होता है तो आप उन सब का एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज लेने का मकसद होता है इस रैंडम एरर के इफेक्ट को रिड्यूस करना। सिस्टमेटिक एरर किस वजह से आती है? ड्यू टू फॉल्टी अपरेटस। ये ज़ीरो एरर हो सकती है वर्नियर कैलिपर और जैसे स्क्रू गेज में है। पुअर कैलिब्रेशन हो सकती है, जो ऊपर नंबरिंग की गई है वो गलत है, जो लाइंस की डिवीज़न की हुई है वो गलत हो सकती है। इस तरह की जो एरर्स होंगी जो अपरेटस में ख़राबी की वजह से हैं वो सिस्टमेटिक एरर कहलाएंगी। ये वाली जो एरर होगी ये हर मेजरमेंट को इक्वल इफ़ेक्ट करेगी। मिसाल के तौर पे आपने एक दुकानदार से 5 केजी चीनी ली है, तो वो घर में चेक किया है तो वो 100 ग्राम कम है। आपने 2 किलो कुछ घी लिया है तो वो भी आपने चेक किया, वो भी 100 ग्राम कम है। अब कोई भी मेजरमेंट देखते हैं तो वो 100 ग्राम कम आ रही है, तो आप देख रहे हैं कि हर मेजरमेंट इक्वली इफ़ेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये एरर उसके इंस्ट्रूमेंट के अंदर है। तो इस तरह की एरर को हम बोलेंगे कि सिस्टमेटिक एरर, और ये हर मेजरमेंट को इक्वल मुतासर कर रही है। अगर हमने इसको रिड्यूस करना हो तो हम इसको किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर कर लेते हैं जो हमें पता होता है कि ज़्यादा एक्यूरेट है। मिसाल के तौर पे अगर मेरी घड़ी का टाइम ख़राब हो गया तो मैं इसको फेंक नहीं दूंगा, बल्कि मैं इसको किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करूंगा, किसी और क्लॉक की तरफ देख के मैं इसको कंपेयर कर लूँगा जिसके बारे में मुझे पता होगा कि वो ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इस तरह आप इस इंस्ट्रूमेंट को किसी और इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करके आप अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक कर सकते हैं और इसकी सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। अब बेटे हम बात करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की। हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं उसमें अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता होता, उसमें थोड़ी कमी बेशी हो सकती है, और कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो डाउटफुल वैल्यू है, जिसमें हमें यकीन नहीं है, जो सर्टन नहीं है। किसी भी वैल्यू में जो जिस मर्ज़ी डिवाइस से मेजर कर लें, जो फ़र्क आता है, जितनी वैल्यू अनसर्टन होती है एक्चुअल वैल्यू से, तो वो वाली वैल्यू कहलाती है अनसर्टेनिटी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है वो उसके लीस्ट काउंट के इक्वल होती है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जितना लीस्ट काउंट होगा उतनी ही उसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। अब आपसे वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पूछता है तो आपने उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट बता देना है। तो आपको पहले पता होना चाहिए लीस्ट काउंट क्या होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे छोटी रीडिंग होती है वो उसका लीस्ट काउंट होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में।
मसलन मीटर रॉड की जो सबसे छोटी रीडिंग है वो है 1 मिलीमीटर, तो उसका लीस्ट काउंट बन गया 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, और यही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। अगर आपने वर्नियर कैलिपर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बतानी है तो आप देखो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना है। लीस्ट काउंट पता करने के लिए आप देखो उसकी सबसे छोटी रीडिंग जो वो कर सकता है वर्नियर कैलिपर वो कितनी है, 0.1 mm, और ये बन गया 0.01 सेंटीमीटर। अगर आपने सिक्रिव गेज के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बतानी है तो आप देखो सिक्रिव गेज का लीस्ट काउंट कितना है। सिक्रिव गेज का लीस्ट काउंट है 0.01 mm यानी 0.001 सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम लिखते कैसे हैं, ये हमारी वैल्यू है जो हमने मेजर की है, और ये उसमें जो कमी बेशी हो सकती है, किसी भी वैल्यू के अंदर जो कमी बेशी हो सकती है ये वो है, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर यहाँ पे परसेंट का सिंबल लगा हुआ है तब ये बनेगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो याद रखो जो भी चीज़ प्लस माइनस के साथ लिखी हुई है ये वाली, दैट इज़ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और अगर परसेंट का सिंबल लगा है दैट इज़ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अब मैं कोई भी वैल्यू लिख दूं तो आप समझ जाओगे कि एक्सपेरिमेंट से मेजर कौन सी वैल्यू की है और उसमें अनसर्टेनिटी क्या है। अगर मैं आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी नहीं बताता लेकिन मैं आपको डिवाइस के बारे में बता देता हूं कि मैंने किस डिवाइस से ये मेजर की है, तो डिवाइस के ज़रिए भी आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जो डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। मगर आपको कह दूं कि ये मैंने लेंथ मेजर की है 10 सेंटीमीटर विद वर्नियर कैलिपर, तो मैं लिखूंगा 10 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। अगर ये मैंने मेजर की है विद सिक्रिव गेज, तो सिक्रिव गेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये है, मैं लिखूंगा 10 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। जैसे आप क्लॉक की बात करो, क्लॉक में जो सबसे छोटी रीडिंग है वो 1 सेकंड है, तो उसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड हो गया, तो उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो 1 सेकंड है। इसका मतलब आप कोई भी टाइम नोट करते हैं तो उसमें 1 सेकंड तक कमी बेशी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसी तरह अगर आप मोबाइल पे टाइम देख रहे हैं और फ़र्ज़ करो मोबाइल पे टाइम इस तरह से लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करते हैं इस तरह से, तो इट इज़ 5 o'clock, तो आप देखो कि इसमें जस्ट मिनट्स तक टाइम बताता है, ये सेकंड वाला टाइम नहीं बता रहा। तो यहाँ पर इसकी जो सबसे छोटी रीडिंग हो गई वो 1 मिनट हो गई, तो इसका लीस्ट काउंट 1 मिनट है, तो इसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 1 मिनट हो जाएगी। अब कोई भी मैं मेजरमेंट लिख देता हूँ तो जो चीज़ प्लस माइनस के साथ है वही उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं एक रीडिंग लिखता हूँ, फ़र्ज़ करो वॉल्यूम है आपके पास 50 प्लस माइनस 0.5, तो वॉल्यूम की वैल्यू है 50 और उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो 5 है, 0.5 है। लेकिन अगर यहाँ पर साथ परसेंट का सिंबल लगा हुआ है तो इसका मतलब वॉल्यूम है 50 और उसमें 0.5% अनसर्टेनिटी है, ये अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करेंगे? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करने का तरीका है कि आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ये जो वैल्यू होगी उस पर डिवाइड कर देंगे। हम फार्मूला यूज करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1, वैल्यू है 10, तो ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बन जाएगी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमें बताती है कि कितनी वैल्यू के अंदर कितना फ़र्क आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने यहाँ पे मार्क्स लिखता हूँ कि मैंने 80 मार्क्स लिए हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं बहुत अच्छे नंबर ले रहा हूँ या ये बहुत ही बुरे नंबर हैं। अगर फ़र्ज़ करो ये 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ 400, तो आप देखोगे ये तो बहुत बुरे नंबर हैं। लेकिन फ़र्ज़ करो ये 80 मार्क्स हैं आउट ऑफ 90 आउट ऑफ 80, तो आप देख सकते हैं कि ये अच्छे मार्क्स हैं। तो इसी तरह ये एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमें बताती है कि कितनी वैल्यू के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड कैसे करेंगे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी से फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। अगर आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी पता है, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई करो तो वो परसेंटेज बन गई। अगर आपको
अगर आपको एब्सोल्यूट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन जाएगी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर वैल्यू इंटू 100। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करो ये हमारे पास एक मेजरमेंट है। अब यहाँ पर ये उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है और ये वैल्यू है, तो हम इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर वैल्यू इंटू 100 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम 50 को यहाँ से कैंसिल करें तो ये आ गया 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ 0.4%, उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड होगी। प्रिसाइज मेजरमेंट हम उसको बोलते हैं विच हैज़ लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम हो। जैसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करो ये मैंने 2 मेजरमेंट्स लिखी हैं। इस मेजरमेंट में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1 और इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.2। अब आप देखो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है तो ये मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी उसकी निस्बतन, तो इट इज़ मोर प्रिसाइज। एक्यूरेट हम मेजरमेंट उसको बोलेंगे विच हैज़ लेस फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अगर हम चेक करना चाहते हैं कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है तो हमें उनकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम ज़्यादा परसेंटेज अनसर्टेनिटी से ही कौन सी मेजरमेंट एक्यूरेट है इसका अंदाज़ा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम इन्हीं दोनों मेजरमेंट को चेक करना चाहें कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा है जो एक्यूरेट है, तो हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। उसका मेथड है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर वैल्यू इंटू 100। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये पॉइंट ख़त्म करने से नीचे 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 100 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1%। और अगर हम इसकी बात करें, इसमें ये इससे कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0.4%। अब आप देखो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है 1%, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है 0.4%, ये कम है, तो हम बोलेंगे ये वाली मेजरमेंट जो x2 है ये मोर एक्यूरेट है x1 से। तो जब भी आपने ये चेक करना हो कि कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है तो आपने उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करके चेक करना है। अगर आपने ये चेक करना है कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है तब आपने उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से पता लगाना है कि कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। अब आपने यहाँ पर देखा जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है उतनी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। इसका मतलब जितना लीस्ट काउंट कम होगा उतना वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होगा। जैसे यहाँ पर आप देखो कि इन तीनों में से सबसे कम लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का है, इसका मतलब स्क्रू गेज इन दोनों से ज़्यादा प्रिसाइज है। अब हम सीखेंगे कि अनसर्टेनिटी को फाइनल रिज़ल्ट में हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए 5 रूल्स हैं, यहाँ पर हम पहले 2 रूल सीखते हैं। सबसे पहले अगर एडिशन हो रही हो या सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देते हैं। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। जब भी हमने वैल्यूज़ को ऐड करना हो या वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमने अनसर्टेनिटी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हमेशा ऐड करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास x1 10 है और प्लस माइनस 0.1 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, x2 हमारी वैल्यू है 22 और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.3। अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं x1 प्लस x2 तो वैल्यू को वैल्यू में ऐड कर दिया, ये बन गया 32। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी रूल के मुताबिक ऐड हो जाएगी, तो ये बन गया 0.1, 0.3, तो ये बन गया 0.4। इसी तरह अगर हमने x2 से x1 को माइनस करना हो, x2 माइनस x1, तो आपने x2 की वैल्यू है 22, x1 की वैल्यू है 10, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, ये आ गया 12। अब बात आ गई एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की, तो इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.3, इसकी 0.1, तो इनको हम दोनों केस में ऐड ही करेंगे, अभी भी ये क्या आएगी 0.4। एक और एग्जांपल करते हैं। फ़र्ज़ करो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 100 प्लस माइनस 5% और R2 है 500 प्लस माइनस 10%।
अब हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज़ में। आपको पता है सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो हम दोनों रेजिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, और अनसर्टेनिटी एडिशन के केस में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनसे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे, फिर हम उनको ऐड करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी परसेंटेज अनसर्टेनिटी से कैसे फाइंड करनी है, वो पिछले ही फार्मूले को मैंने रीअरेंज कर दिया। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इंटू वैल्यू ओवर 100, यानी उल्टा प्रोसेस किया। पहले हम क्या कर रहे थे कि अनसर्टेनिटी को वैल्यू पे डिवाइड कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब हम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 100 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कौन है, 5, वैल्यू कौन है, 100, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और फिर 100 पे डिवाइड कर दिया। 5 इंटू 100 ओवर 100, तो ये 5 आ गया। इसी तरह इस केस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 10, वैल्यू है 500, और दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने 100 पे डिवाइड कर दिया और ये आ गई 50। अब हम इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो ये दोनों जब ऐड करेंगे, ये रेजिस्टेंस थी हमारे पास 100, ये थी 500, तो टोटल रेजिस्टेंस बन गई 600। अब उसमें अनसर्टेनिटी क्या बनी, रूल के मुताबिक क्योंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनकी हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को भी ऐड कर देंगे, तो 5 और 50, 55 आ जाएगी। सेकेंड रूल है हमारे पास, अगर हमारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों तो हम उनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड। मिसाल के तौर पे अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम का फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। फ़र्ज़ करो लेंथ में 2% अनसर्टेनिटी है, विड्थ में 1% अनसर्टेनिटी है और हाइट में 4% अनसर्टेनिटी है, तो फिर वॉल्यूम में कितने परसेंट होगी। अब आप देखो ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में रूल के मुताबिक हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे, तो इसमें टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या बन जाएगी, 2 + 1 + 4 यानी 7%। 2 1 3 4 7। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो, अगर आपने मोमेंटम का फार्मूला पढ़ा है P = mv और आपको गिवन है मैस के अंदर 2% अनसर्टेनिटी है और वेलोसिटी के अंदर 3% अनसर्टेनिटी है, तो मोमेंटम के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी होगी। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं, एडिशन में हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे, तो फिर इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई 5%। लेकिन फ़र्ज़ करो हमें क्वेश्चन इस तरह का आता है जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीज़न करनी है, लेकिन हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम ही नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे, फिर ये उन पे रूल अप्लाई करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करो ये आपको गिवन है, वोल्टेज की ये वैल्यू है और करंट की ये वैल्यू है। अब आप देखो ये कौन सी अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और ये भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर हम इन दोनों से रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो हमें वोल्टेज को करंट पे डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवीज़न में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड, लेकिन वो तो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से परसेंटेज अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे, फिर हम उनको ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देखो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कौन है, 0.1, वैल्यू कौन है 50, तो इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालो, 0.1 ओवर 50 इंटू 100, आंसर आ गया 0.2%। इसी तरह हम इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं, 0.05 ओवर 10 इंटू 100, आंसर आ गया 0.5%। अब हमने रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रही हैं, तो इसका मतलब हम इनकी परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे। इसमें 0.2% अनसर्टेनिटी है, इसमें 0.5% अनसर्टेनिटी है, तो टोटल रेजिस्टेंस के अंदर 0.7% अनसर्टेनिटी हो जाएगी। तीसरा रूल है हमारे पास, अगर किसी की पावर आ रही हो तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को उस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वैल्यूज़ की एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न हो रही है तो परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देंगे, और अगर किसी की पावर आ रही है तो हम उस पावर को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक क्यूब हो तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है x³। अब आपको फ़र्ज़ करो गिवन है कि x के अंदर या उसकी हर साइड के अंदर 2% अनसर्टेनिटी है, तो वॉल्यूम के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी हो जाएगी, तो इसकी पावर देखो कितनी आ रही है, 3
इसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को इस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2% यानी 6%। इसी तरह फर्ज करो आपको गिवन है कि रेडियस में 1.5% अनसर्टेनिटी है, तो सर्कल के एरिया में कितने परसेंट अनसर्टेनिटी होगी। तो आप देखो रेडियस की पावर कितनी है 2, तो हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 1.5%, तो ये आ गया 3%। इसी तरह फर्ज करो हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के वॉल्यूम का ये फार्मूला होता है। तो आपको गिवन है कि डायामीटर के अंदर 2% अनसर्टेनिटी है और लेंथ के अंदर 1% अनसर्टेनिटी है, तो वॉल्यूम में कितने परसेंट अनसर्टेनिटी होगी। अब आप देखो यहाँ पर 2 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे हमें, एक तो पावर आ रही है और एक मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। पहले डायामीटर की पावर लेनी है फिर मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब पहले डायामीटर की अनसर्टेनिटी को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर हम 2% को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4%, और ये लेंथ 1% है। अब हम ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसमें टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी 5% आ जाएगी। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, फर्ज करो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है। लेंथ के अंदर फर्ज करो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 2% और जी के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 1%। पहले आपने एल को जी पे डिवाइड करना है, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन गई। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड हो जाएंगे, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी बन गई 3%। अब आप देखो इस सारे की पावर आ रही है अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो पावर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5%। तो फिर टाइम पीरियड में 1.5% की अनसर्टेनिटी होगी। ये वाले जो 2 रूल मैंने आपको बताए हैं, तीसरा और दूसरे वाला, इसकी सबसे ज़्यादा यूज़ है, तो इसकी आपने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस रखनी है। अब हम बात करेंगे चौथे रूल की। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन मीन वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो वो बराबर होती है मीन डेविएशन के। अब ये मीन डेविएशन क्या है और कैसे फाइंड करते हैं ये मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करो ये आपको मैं 5 वैल्यूज़ दे देता हूँ और मैं कहता हूँ व्हाट इज़ मीन वैल्यू विद अनसर्टेनिटी। आपने इसकी मीन वैल्यू बतानी है और उसकी अनसर्टेनिटी भी बतानी है। तो सबसे पहले हम उसकी मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू कैसे लेंगे, इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे और इनकी जो तादाद है 1 2 3 4 5 हम उस पर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 3, तो ये उसकी मीन वैल्यू आ गई। अब हमने इसके अंदर अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो सबसे पहले हमें डेविएशन निकालना पड़ेगी फ्रॉम द मीन वैल्यू। डेविएशन होता है वैल्यू और मीन वैल्यू में डिफरेंस। तो आप देखो ये वैल्यू कौन है 1 और ये मीन वैल्यू कौन है 3, दोनों में डिफरेंस हो गया 2। वैल्यू 2 है, मीन वैल्यू 3 है, दोनों में डिफरेंस हो गया 1। ये वैल्यू 3 है, ये भी 3 है, डिफरेंस हो गया 0। ये 4 है, ये 3 है, डिफरेंस हो गया 1। ये 5 है, ये 3 है, डिफरेंस हो गया 2। ये सारी डेविएशंस निकल आई। अब आप इनका मीन निकाल लो। मीन निकालने का वही तरीका, सारी वैल्यूज़ को ऐड करके आप उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे। तो ये सारी वैल्यू ऐड की और उनकी तादाद कितनी 1 2 3 4 5 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया 6/5 यानी 1.2। तो ये मीन वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी आ गई। अगर आपने एंड पे मीन वैल्यू लिखनी हो तो हम ऐसे लिखेंगे 3 मीन वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी है 1.2। अगर परसेंटेज में बतानी हो तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पता है, वैल्यू पता है, तो वही पहले वाले जो हमने फार्मूला पढ़ा अप्लाई करके हम इसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी को भी फाइंड कर सकते हैं। 5वां रूल है, टाइमिंग वाला कोई एक्सपेरिमेंट हो तो उसके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का रूल है जैसे आपने यूनिट रूल पढ़ा हुआ है, यूनिटी रूल। अगर आपके पास फ़र्ज़ करो 50 मैंगो की कीमत, फ़र्ज़ करो 5 मैंगो की कीमत 50 रुपये है, तो 1 मैंगो की कीमत क्या बनेगी। तो आप क्या करते हैं कि 5 मैंगो की कीमत 50 है तो 5 पे 50 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आंसर आ गया 10। इसी तरह अगर हमारे पास 20 वाइब्रेशन की अनसर्टेनिटी पता हो तो हमने 1 वाइब्रेशन की अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे 20 पे डिवाइड कर देंगे। और अगर आपके पास टाइम पीरियड, क्योंकि 1 वाइब्रेशन का टाइम होता है इसलिए हम
20 पे उसको डिवाइड कर देंगे एक वाइब्रेशन के अंदर या टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड करने के लिए। अगर आपके पास 30 वाइब्रेशन की अनसर्टेनिटी मालूम है तो आपने एक वाइब्रेशन या टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, तब हम उसको 30 पे डिवाइड कर देंगे। तो सिंपल सा फार्मूला यहाँ पर मैंने बनाया कि आपने अनसर्टेनिटी फाइंड करनी हो टाइम पीरियड में, तो आपने जो टाइम का लीस्ट काउंट है जिससे आप कर रहे हैं उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे डिवाइड कर देना है, तो वो टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फर्ज करो टाइम फॉर 20 वाइब्रेशन वो बराबर है 40 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड। ये लीस्ट काउंट है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो अब आपने फाइंड करना है टाइम पीरियड। ये 20 वाइब्रेशन का टाइम 40 है, तो एक वाइब्रेशन का टाइम यानी टाइम पीरियड वो क्या बनेगा, 40 को 20 पे डिवाइड करेंगे वो 2 आ गया। अब ये जो अनसर्टेनिटी है ये एक वाइब्रेशन के अंदर नहीं है, ये टाइम पीरियड के अंदर नहीं है, ये टोटल 20 वाइब्रेशन के अंदर अनसर्टेनिटी है। तो हमने एक वाइब्रेशन या टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और डिवाइड कर देंगे इसको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, तो ये टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी बन गई। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दी है कि अगर फ़र्ज़ करो आपको 3 बाल्स का डायामीटर मालूम है 12 सेंटीमीटर और आपको लीस्ट काउंट मालूम है 0.1 सेंटीमीटर, तो आपने फाइंड करना है एक बाल का डायामीटर। तो 3 बाल का डायामीटर 12 है, तो एक का कितना बना, 4 सेंटीमीटर। अब ये लीस्ट काउंट है जिसे आपने ये टोटल डायामीटर मेजर किया, तो इसमें हमारे पास बाल्स कितनी है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट ओवर नंबर ऑफ बाल्स या जो भी ये चीज़ है। तो एब्सोल्यूट लीस्ट काउंट कौन है, 0.1 ओवर 1 2 3 3 पे डिवाइड कर दिया। अब ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन गई एक बाल के डायामीटर के अंदर। थैंक यू सो मच बेटे। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।